शोएब साहब आप बताएं, ये हुकूमत चलेगी या 1.5 साल में छुट्टी हो जाएगी? ये तो अभी भी कौन सी हुकूमत है, ये तो कठपुतली हैं। जो चलाने वाला है और रावलपिंडी में बैठा हुआ है। कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। अता तारुल को किसने अख्तियार दिया था जाकर के कहे कि नहीं जी हम आर्टिकल 6 भी लगा रहे हैं, बैन भी लगा रहे हैं। तो अब वो सागदार कह रहा है हमारी बात बता दियो, हमारी में बात बता दियो कि हमारा ये इरादा है। अगर कान में बात बताने वाले होते तो कान में वाली बात, अता तारुल एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट का, वो जाकर स्टेटमेंट दे रहा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर अता तारुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। ये आप रूल आउट कर दीजिए। आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछने की ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर वो आज खुद है भी कि नहीं है? वो तो इनके अपने लोग इस बात को मानते हैं कि वो तो जो होता है ना कठपुतली तो दूर की बात है, उससे भी कम तरह अगर उसको कोई दर्जा है तो वो है। कोई गलत लफ्ज़ कोई मुझे काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने अगली लफ्ज़ से जो आपका इरादा बन रहा था वो ज़्यादा अवॉइड कर लिया जानते बूझते हुए आपके प्रोग्राम की प्रेस्टीज की वजह से। लेकिन देखें बात यह है कि ना इनकी हुकूमत है, 17 सीटों वाले हुक्मरान अगर बन के बैठेंगे तो उनकी हैसियत क्या होगी, उनकी कॉम्पिटेंस क्या होगी, उनकी स्किल और विल क्या होगी, और कैसे आगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बात सिंपल ये है, मुल्क इनसे नहीं चल रहा, आइन और क़ानून पामाल हो चुका है। इन्होंने क़ानून का जिस तरह से मिसयूज़ और मजाक करना शुरू कर दिया है। देखें ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या हमने अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट किया था? किसके नाम पे वोट मिले थे? मुझे हो या जिसको भी हो, इमरान खान के नाम पे, पिटे के नाम पे वोट मिले थे। आज अगर उस निशान को जिस अंदाज से जो आथर जज है चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हैं, वो खुद कह रहा है कि मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने। वो तो मोहर लगा दी ना अब सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब उसके बाद मुझे ये बता दें कि आज जिस अंदाज से ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, अच्छा आपका हक है कि आप रिव्यू में जाएं, आप चले गए हैं, वेट करें, लेकिन जिस अंदाज से ये बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज, अच्छा मुझे बताएं इनको किस कानून और आइन के तकाजे के तहत, आर्टिकल 51 के तहत, कि जी जो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर ले लिया कि बाकी सीटें भी हमें दे दें। क्यों दे दें भाई? आपको कोई खैरात है, ये कोई गिफ्ट है, या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने असूल वज़ा कर दिया है, वो तो खैर अब उनको नहीं मिल पाएंगी कोई। अच्छा फिर एक बात कह रहे हैं, शाहिद उस्मानी साहब को सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था जिसके ऊपर उन्होंने फैसला किया। फिर दूसरी बात जो उन्होंने किया, साकिब निसार ने उनको निकाला था। साकिब निसार साहब को तो फैसला ही नहीं है, ये तो फैसला ही 5 रुकनी बेंच जिसमें आसिफ सईद खोसा, जिसमें बाकी लोग सारे 5 जजेस शामिल थे, उन्होंने इनको गलत फैसला था। क्योंकि पनामा का केस गया था इकामा के ऊपर, उसको निकाल दिया, रिव्यू में जाते आगे प्रोसीड करते। लेकिन असल झगड़ा तो आज भी है। एवनफील्ड डिपार्टमेंट का मालिक कौन है आज ये बता दें। नवाज शरीफ की फैमिली है, तो जो भी मालिक है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की मलकियत। आपको पता है फैसला जो आया है वो ये आया है कि जी ये मिल्कियत साबित नहीं हो सकी, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जो आमिर फारूक साहब वाला फैसला आया जिस पे इनको ब्री किया है, इस बात पे आया है कि जनाब वो मिल्कियत के असल सबूत आप सामने नहीं लाए। नहीं, इस बात को आप एडमिट करते हैं। माने मलकियत थी, वो मियाँ साहब के वालिद साहब ने वो जगह ली। आप मुझे बताएं, वो तो सियासत में मियाँ साहब बाद में आए, तो आप एक्सप्लेन करें फिर। लेकिन एक्सप्लेन की ना, लेकिन मियाँ साहब के वालिद ने खरीदी और अचानक एक दिन कतरी शहजादे को ख्याल आया, ख्वाब आया, सोया हुआ उठा था, उसने कहा कि वो बड़े अब्बा जी कह के गए थे ये हुसैन नहीं देखें उस वक्त वो छोड़े उस बात को। मैं ये कहानी में मुझे बताएं, ये शाहिद उस्मानी साहब, ये जो फिच वाली रिपोर्ट आई है सर, इसने 2-3 बातें बड़ी मानी खेज कही हैं। इसने कहा कि इमरान के हक में फैसले तो आ रहे हैं लेकिन इमरान का बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कमेंट्री कर रहा है, और वो कमेंट्री करते हुए ये तो कह रहा है कि अदालतें फैसले दे रही हैं, लेकिन साथ फोरकास्ट ये कर रहा है कि वो फैसलों के बावजूद इमरान के बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। और 1.5 साल वो कहते हैं 18 माह मौजूदा हुकूमत चलेगी। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है सर कि अदालतों के फैसलों के बावजूद उसका अमल दरामद नहीं होगा और ये सेटअप 1.5 साल तो चलेगा, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगा। देखिए ये जो रिपोर्ट आई है, ये मेरे ख्याल में इस किस्म की रिपोर्ट से बहुत सी आती रहती है, लेकिन जो अभी जो सिचुएशन मुल्क में है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, और वो फैसला एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो वो फाइनल होता है जब तक कि वो रिव्यू ना हो। रिव्यू भी फाइल कर दी गई है, अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर फ़र्ज़ किया रिव्यू डिसमिस हो जाती है तो ये इनको सीट्स मिल जाएंगी पीटीआई को, और पीटीआई फिर भी मेजॉरिटी में तो नहीं होगी, लार्ज पार्टी होगी लेकिन मेजॉरिटी में नहीं होगी। इनकी हुकूमत तो फिर भी इन्हीं लोगों की होगी, कोलिशन पार्टनर्स की। अगर ये कोलिशन पार्टनर्स ब्रेकअप हो जाए किसी वजह से तो उस सूरत में यकीनन पॉसिबिलिटी है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो इसके चांसेस मुश्किल नज़र आते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बातें तो बहुत करती है, लेकिन उनको मालूम है कि उनका इंटरेस्ट पीएमएल के साथ रहने में है,
PTI के साथ उनका गुजारा ज़रा मुश्किल है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये शाइख उस्मानी साहब, लेकिन ऐसे क्रूशल टाइम पे जब 2-3 डेवलपमेंट्स चल रही हैं, एक रिव्यू फाइल हो रहा है, दूसरा इन्होंने कहा आर्टिकल 6 लाएंगे, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहा पीपल्स पार्टी PTI को बैन करेंगे सियासी जमात के तौर पर, वो भी रेफरेंस की शक्ल में मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ऐसे में 4 एडहॉक जजेस लगाने का फैसला किया। एक जज साहब ने, मुशीर आलम साहब ने कहा कि वो नहीं आएंगे, बाकी 3 जजेस का भी मालूम नहीं है। ये कंट्रोवर्शियल मूव लगती है क्योंकि बार काउंसिल ने, कराची बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। PTI ने खुद उसको बड़ा स्ट्रांगली इसके ऊपर मजम्मत वाले बयानात जारी किए। एज ए फॉर्मर जज आपको क्या लगता है ये टाइमिंग सही है या ऐसे मौके के ऊपर एडहॉक जज लगा के कंपोजिशन ऑफ द कोर्ट को चेंज करना? नहीं, देखिए ये जो कोर्ट है, ये जो फैसला हुआ था वो तो उसमें ये नहीं बैठेंगे जजेस, उसमें तो वही जजेस बैठेंगे जिन्होंने फैसला किया था। रिव्यू में हमेशा ये होता है। ये अगर एक एडिशनल जजेस लिए हैं तो अगर जो आप कह रहे हैं और जिस तरह से लोग दूसरे कह रहे हैं, तो वो शायद इस वजह से हो कि लोग ये कह रहे हैं कि जब ये मामला फाइनली बैन करने का पार्टी को PTI का जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस वक्त ये जजेस मौजूद होंगे और शायद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जजेस उनके फेवर में फैसला देंगे। अब वो जजेस जिनको उन्होंने लिया है तो ज़्यादातर उसमें से 2-3 जजेस तो कराची के हैं, बाकी कहीं और के हैं, और लेकिन सब ऑनरेबल जजेस हैं। मेरे ख्याल में उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इस किस्म के का बात करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बात सूरत ये टाइमिंग सही नहीं है। इस टाइमिंग पे उनको नहीं करना चाहिए था। टाइमिंग कंट्रोवर्शियल है, जिससे ये मूव सारी कंट्रोवर्शियल हो जाती है क्योंकि वो केसेस जो आने वाले हैं वो सियासी नौयत के हैं। जी बिल्कुल, या वो ये कह सकते हैं 2 महीने छुट्टी, ये कह सकते हैं वो चीफ जस्टिस साहब कि वो सियासी केसेस में वो नहीं आएंगे, वो जो नॉर्मल लिटिगेशन है पब्लिक की उसके केसेस को वो हैंडल करेंगे। ये अगर वो डिक्लेरेशन दे देते हैं या ये इंडिकेशन दे देते हैं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। ये वैसे ऐसी वजाहत आने का इम्कान ना होने के बराबर है, लेकिन मेरे अपने दिल में भी यही ख्याल आता है कि ये काजी फायज ईसा साहब को अल-ऐलान कह देना चाहिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या पोलिटिकल केस में ये जो एडहॉक जजेस हैं वो नहीं बैठेंगे, फिर ये मामला तय हो सकता है। माजिद निज़ामी साहब से राय ले लें, फिर आपकी तरफ आता हूं। माजिद निज़ामी साहब, सियासी मामला जो इस वक्त फसाद की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर पिछले 2-3 सालों से चल रहे हैं, पूरी हमारी इकॉनमी बैठ गई, मुल्क बैठ गया, हम इससे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, और फोर्सिबल फ्यूचर में मुझे लगता नहीं है कि हम अगले साल 2 साल में से बाहर भी निकलने वाले हैं। आपका तज्जिया क्या है? ये रिपोर्ट मेरा ख्याल है वही चीज़ें कह रही है जो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को नज़र भी आ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो लग रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें की गई हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जिस तरह से ये बात हुई कि गवर्नमेंट की मुद्दत क्या है, उसमें हमारे सामने जो कॉम्पोजिशन नज़र आती है नेशनल असम्बली में, उसमें पीपल्स पार्टी का रोल डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए PTI के साथ जाएगी। तो जो सूरत हाल मुझे बनती नज़र आ रही है उसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो किसी भी वक्त, क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद से जो एक सेटअप है या जो रियासत की पॉलिसी है उसमें ये होता है कि असम्बली कंटिन्यू करती है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर अगली असम्बली में नवाज़ शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, फिर उससे अगली असम्बली में इमरान खान और शहबाज शरीफ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई चेंज हुई तो वो विद इन असम्बली इस तरह से होगी कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज करके तो उस सेटअप को कंटिन्यू। जनरल मुशर्रफ के रहते हुए भी ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को हटा के शौकत अजीज़ को लाया गया था। तो ये चीज़, ये करीने क्यास है, ये इम्कान मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्पायर करती है कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो को एलिवेट करके तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुँचाया जाए, तो वो किसी मौके के ऊपर ऐसी मूव कर सकते हैं, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर नहीं करेंगे। ये बात सही है आपकी। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये कि जो स्कोर कार्ड है नेशनल असम्बली का वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप PTI के साथ जुड़ते हैं, इस क्रूशल मोमेंट में जुड़ते हैं कि जब वो रियासत से उसके मामलात पेचीदा हैं, गड़बड़ में है, डिफेंसिव पोजीशन है, 9 मई का वाक़या हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की सियासत को देखते हुए ये समझ आती है कि वो उस साइड पे तो नहीं जाएंगे कि पीपल्स पार्टी और PTI। दूसरा ये कि PTI का जो अपना नैरेटिव है वो भी इस चीज़ के साथ मुताबिकत नहीं रखता। उनकी पॉलिटिक्स का जो बुनियादी मरकज़ रहा है वो ये है कि उन्होंने 2 जमाती निज़ाम यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की है। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो इसलिए माजिद, लेकिन पाकिस्तान में दो चीज़ें पाकिस्तान में अगले इसी 1.5 साल के अरसे में होनी है। पहले तो अक्टूबर इसी साल में
नए चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएंगे, मौजूदा चीफ़ जस्टिस की मुद्दत ख़त्म हो रही है। फिर नवंबर 2025 में आर्मी चीफ़ की मुद्दत कंप्लीट हो जाएगी, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती उससे पहले ड्यू होगी। आपको लगता नहीं है बड़ा सियासी एतबार से बड़ा अहम होंगी ये दोनों अपॉइंटमेंट्स? जी, मुझे लगता है कि चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से ज़्यादा अहम डेफिनेटली आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होगी, और वो चूँकि अभी दूर है तो इसलिए उसके हवाले से सवालात खासे कम हैं। चीफ़ जस्टिस का मामला यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा अदलिया की टीम है उसमें ऐसे लगता है कि बाकी जजेस की राय कुछ और है, और चीफ़ जस्टिस रियासत की पॉलिसीज़ के साथ जाते नज़र आते हैं। तो वो जब अक्टूबर में चले जाएंगे और नए चीफ़ जस्टिस आएंगे तो ये रियासत को एक दफ़ा फिर मुश्किलात का सामना होगा। उसकी वजह यह है कि उन्हें अदलिया के अंदर से जो सपोर्ट मिल रही है या जो कोऑर्डिनेशन है, मैं समझता हूँ उसके अंदर एक तब्दीली आएगी, और हो सकता है कि वो मज़ीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह मज़ीद रियासत के साथ मुताबिकत ना रखें। तो इस वक्त रियासत को सियासत से प्रेशर नहीं आ रहा, ना कोई एहतजाजी तहरीक चल रही है, इसलिए उनको अदलिया से प्रेशर आ रहा है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अक्टूबर के बाद मेरा ख्याल है कि ये शायद हालात थोड़े से मज़ीद अबतरी की तरफ जाएंगे।